आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जितने भी लोग आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग देख लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न पर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और फ्रेंड्स देखिए, आपके पास एक बड़ा ही सुनहरा मौका है, बहुत ही सुंदर अवसर आया हुआ है इस बार, और आप पूर्ण रूप से प्रयास करिए कि निश्चित रूप से इस बार आपका सिलेक्शन आरआरबी एनटीपीसी में हो जाए। फ्रेंड्स देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज हमने चला रखा है उसका आज हमारा 19वां सेशन है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 18 सेशन कंप्लीट करा दिए थे, कवर करा दिए थे। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या इसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं। आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब फ्रेंड्स पूरा कंप्लीट सेशन देख लीजिएगा तो प्लीज़ इसे कम से कम एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और देखिए यहाँ पर एनटीपीसी भी लिखा गया है। लास्ट ईयर जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, CEN 01/2019। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एनटीपीसी लिखा गया है, और पेपर लिया गया था आपका 12/2/2021 को। यानी कि ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 का है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का बिल्कुल ओरिजिनल ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है ये। चलिए फ्रेंड्स, सेशन अब हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेक्शन में एनटीपीसी लिखा गया है। चलिए सब लोग आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, और साथ ही साथ जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्त मोहम्मद खान के बारे में। देखिए पूरा नाम हुआ इसका दोस्त मोहम्मद खान बरगजई, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दोस्त मोहम्मद खान बरगजई। क्लियर है ना। और ये जो दोस्त मोहम्मद खान था ये आपका प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान अफगानिस्तान के प्रमुख शासकों में से एक था। क्लियर। ये बरगजई राजवंश का संस्थापक था, और इसको अमीर ए कबीर के नाम से भी जाना जाता है। इसको अमीर ए कबीर के नाम से भी जाना जाता है, अमीर ए कबीर के नाम से। तो इतने पॉइंट्स आप पहले ध्यान रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये भी आप ध्यान रखिएगा कि दोस्त मोहम्मद खान बरगजई के खिलाफ त्रिपक्षीय संधि जो हुई थी कब हुई थी, तो ये सन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1838 ईस्वी में। क्लियर, 1838 ईस्वी में हुई थी। और इस संधि पर जो है किसने जो है हस्ताक्षर किए थे, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने, महाराजा रणजीत सिंह ने, और शाह शुजा ने। यानी कि ये लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए इस संधि के अनुसार शाह शुजा को, इस संधि के अनुसार शाह शुजा को, ध्यान रखिएगा, शाह शुजा को सिख सेना और ब्रिटिश आर्थिक सहायता से काबुल की गद्दी पर पुनः बैठने की बात तय हुई थी। काबुल की गद्दी पर शाह शुजा को इस संधि के दौरान पुनः काबुल की गद्दी पर बैठने की बात तय हुई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हमारा यह 19वां सेशन है, 19th सेशन है, ठीक है ना। इससे पहले 18 सेशन मैंने आपको कवर करा दिए थे। जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणों का
सही क्रम क्या है? बताइए, निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणों का सही क्रम क्या है? जितने भी आप ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, चारों ऑप्शन में सेम एलिमेंट दिया गया है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, और आपको पता है कि ये आपके अल्कली मेटल हैं, यानी कि क्षारीय धातु हैं, और ये आवर्त सारणी के पहले वर्ग यानी कि पहले समूह में आते हैं, जो कि किस में स्थित है? तो एस ब्लॉक में स्थित है। ठीक है ना, तो पहले इतना बेसिक चीज़ याद रखिएगा। क्लियर फ्रेंड्स? अच्छा, अब हम यहाँ पर धात्विक गुणों की बात करते हैं। तो अभी हमने वर्ग के बारे में बताया कि ये सारे एलिमेंट आवर्त सारणी के पहले वर्ग यानी कि पहले समूह में स्थित है। और आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के धात्विक गुण में वृद्धि होती है। तो ऊपर से नीचे आने पर जो धात्विक गुणधर्म है उसमें क्या होगी? इंक्रीजमेंट होगी। ठीक है ना, यानी कि वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये क्रम क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और एक फ्रांसियम भी है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना, इसको फ्रांसियम बोला जाता है। क्लियर ना? तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आवर्त सारणी में अभी मैंने आपको बता दिया कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो है तत्व के धात्विक गुण में वृद्धि होती है। और इसी वर्ग में अगर हम आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएँ तो उसके आयनन विभव का मान घटता है। आयनन विभव का मान, ये बड़ा पूछा जाता है, आयनन विभव का मान जो है ये घटता है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार या परमाणु की त्रिज्या का मान बढ़ता है। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट्स एटलीस्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कैगा किसके लिए फेमस है? तो आपको याद होगा, कैगा जो है ये नाभिकीय संयंत्र के लिए फेमस है। कैगा कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है, याद रखिएगा, प्रश्न वैसे भी पूछा जाता है। ठीक है ना, और ये आपकी काली नदी के किनारे स्थित है। कैगा जो है ये कर्नाटक में है, काली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? काली नदी के किनारे। अच्छा, तमिलनाडु में क्या है? तो तमिलनाडु में आपको पता है कुंडनकुलम है, कल्पक्कम है। ठीक है ना, यूपी में आपका क्या है? नरौरा है, नरौरा याद रखिएगा। ठीक है ना, रावत भाटा राजस्थान में है। ठीक है फ्रेंड्स, तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है। तो एटलीस्ट इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है। फ्रेंड्स, इस तरह के सेशन बनाने में बड़ा मेहनत लगता है। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करिए, आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क जो है ओंटारियो झील? ठीक है ना, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ ताकि प्रश्न पढ़िए और अच्छे से पढ़ा आपको। ओंटारियो झील यानी कि यहाँ लेक ओंटारियो और एरी झील के बीच में स्थित है। अब छोटा कर देता हूँ, बताइए कि इनमें से प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से देखिए, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओंटारियो झील और एरी झील के बीच में स्थित है? तो ये कौन सा है फ्रेंड्स? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये आपका है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा प्रपात यानी कि नियाग्रा वाटरफॉल्स या नियाग्रा फॉल्स, याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्लियर ना? चलिए, और ये आपका कहाँ पर है? तो ओंटारियो झील कनाडा में है, और जो एरी झील है यूएसए में, उसके बीच में जो है ये स्थित है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एंजिल जलप्रपात कहाँ पर है? एंजिल, तो एंजिल वेनेजुएला में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये वेनेजुएला में है एंजिल, ये आपको पता होगा, वेनेजुएला में है, बड़ा फेमस है ये और एग्जाम में पूछा जाता है। राइन प्रपात कहाँ पर है? राइन प्रपात जो है ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? तो ये फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा, ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इग्वाजू जो है अंग्रेजी में भी लिखा गया इग्वाजू फॉल्स, ये कहाँ पर है? इग्वाजू जो है ये अर्जेंटीना और ब्राज़ील के ठीक है ना, इन दोनों में पड़ता है, दोनों में संयुक्त रूप से है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? अच्छा, साइमन कमीशन के बारे में पूछा जाता है, तो देखिए थोड़ा सा जान लीजिए। साइमन आयोग जो था ये 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था। कितने संख्या याद रखिएगा? 7। 100 से साइमन और 100 से 7, इस तरह से रिलेट करके आप याद रखिए। एक छोटा सा मैं ट्रिक बता दिया आपको। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को, यहाँ मैं लिखता हूँ 8 नवंबर 1927 को जो है भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। और इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य ये था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को
3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। भारतीय जो आंदोलनकारी थे उन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए थे और जमकर के विरोध किया था। साइमन कमीशन के जो विरुद्ध होने वाले ये आंदोलन था, इसमें कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था। ठीक है, और साइमन जो कमीशन था इसके नाम इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। क्लियर, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपका यहाँ पर जॉन साइमन हो गया जिनके नाम पर इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया था। क्लियर, 7 सदस्य थे इसमें, इतना तो मैंने आपको बता दिया। इसमें देखिए हैवी लेवी लॉसन था, क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, 3 यहाँ पर नाम हो गया, सर जॉन साइमन, क्लेमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन। ठीक है, 3 नाम हो गए। एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडवर्ड कैडोगन, एडवर्ड कैडोगन, ये आपका चौथा हो गया। ठीक है, 5वां बता रहा हूँ वर्नोन हॉर्टसोन, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है ना, ताकि और आपको वर्नोन हॉर्ट्स यहाँ लिख दो, हॉर्टसोर्न। ठीक है ना, हॉर्टसोर्न, ये आपका हारटसोर्न, हारटसोर्न। ठीक है, ये 5 हो गया। जॉर्ज लेन फॉक्स, ठीक है ना, जॉर्ज लेन फॉक्स, ये सिंपल नाम है, याद रखिएगा। 6 हो गया। और डोनाल्ड हार्वर्ड, डोनाल्ड हार्वर्ड, ठीक है ना, डोनाल्ड हार्वर्ड। ठीक है, तो ये 7वां नाम हो गया। तो 7 का नाम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये वाला इसमें सदस्य नहीं था, जेम्स ए स्कॉट। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिन पौधे में संवहन तंत्र नहीं होता है उनको जो है खाली स्थान दिया गया है के तौर पर जाना जाता है। संवहन तंत्र नहीं होता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका ब्रायोफाइटा होगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइटा क्या होता है, तो इनमें संवहन उत्तक नहीं होता है और ये पौधे स्थलीय होने के साथ साथ छायादार एवं नम्न स्थानों पर भी उगते हैं, जिनके कारण इनको वनस्पति जगत का एम्फीबिया यानी कि वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। अगर प्रश्न बने कि वनस्पति जगत का उभयचर किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा ब्रायोफाइटा को। किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है, यानी कि इसमें संवहन तंत्र नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप जरूर ही ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताइए राइट आंसर क्या होगा, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। कब हुई थी, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, अभी प्रेजेंट में बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन है इसके ILO के, तो इनका नाम है गिलबर्ट होंगबो। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, अंग्रेजी में ही लिख देता हूँ गिलबर्ट। ठीक है ना, गिलबर्ट होंगबो, HOUNGBO, गिलबर्ट होंगबो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के देखिए उच्चतम न्यायालय के इनमें से किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, यहाँ पर NBSA लिखा गया है, फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ जो यहाँ हिंदी में लिखा गया है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। ठीक है ना, उसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था, अध्यक्ष चुना गया था। तो ये आपका अध्यक्ष चुना गया है अर्जुन कुमार सिकरी को, AK सिकरी को। ठीक है ना, अभी भी शायद यही है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, वैसे मैंने चेक कर लिया है। क्लियर ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक है आपका NBDA, इसको कहा जाता है क्या, तो इसको कहा जाता है क्या, तो इसको कहा जाता है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। अभी रिसेंटली इसके जो अध्यक्ष बने हैं, इसके चेयरमैन बने हैं, वो NDTV के आपके रजत शर्मा बने, इंडिया टीवी के रजत शर्मा बने हैं, इंडिया टीवी के रजत शर्मा। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा आपके जो NBSA हैं उसके अध्यक्ष अर्जुन कुमार सिकरी हैं, और जो NBDA है, NBDA पूरा नाम बताया था न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष रजत शर्मा भी हैं। ठीक है ना, रजत शर्मा इंडिया टीवी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए GATT की स्थापना की गई थी, GATT।
ठीक है ना, गैट हमने पढ़ा हुआ है। गैट का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पर देखिए, अभी आपको याद होगा कि गैट के स्थान पर थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, गैट के बारे में। तो गैट के स्थान पर अभी हमने पढ़ा हुआ है कि 1995 में 1 जनवरी 1995 को गैट के स्थान पर, ये जो गैट दिया गया है 1 जनवरी 1995 को, इसका स्थान पर WTO की स्थापना किया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, चलिए अच्छा, अब गैट के बारे में जान लीजिए। गैट की स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। और गैट का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, यहाँ पर देखिए जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी के स्थान पर, गैट के स्थान पर WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। और WTO के अभी आपको याद होगा कि इसके हेड कौन है, तो नगोजी ओंकोजो-इवेला। ठीक है ना, मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोरा का किला कहाँ पर स्थित। देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया मनोरा का किला। बताइए मनोरा का किला कहाँ पर है। तो देखिए मनोरा का किला जो है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है मनोरा का किला। ठीक है ना, मनोरा का किला तमिलनाडु में। अच्छा, एक प्रश्न बनता है कि रोहतास का किला कहाँ पर है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, किला की बात हुई है तो इसको भी जान लीजिए कि रोहतास का किला कहाँ पर है। रोहतास के किला कहाँ पर है, तो वर्तमान समय में रोहतास का किला ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है ना, शेरशाह सूरी ने जो है इसको बनवाया था। क्लियर ना, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा, रोहतास के किले को 1997 में यूनेस्को द्वारा मध्य और दक्षिण एशिया के मुस्लिम सैन्य वास्तुकला का एक असाधारण उदाहरण होने के कारण इसको जो विश्व विरासत स्थल के रूप में उत्कीर्ण किया हुआ था। तो इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। रोहतास का किला कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में है। मनोरा का किला तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, इनमें से कौन सा जो राज्य है वो आपका बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक, देखिए अभी रिसेंटली आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण, यानी कि सबसे जो है ज़्यादा रिजर्व, ठीक है ना, रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों कहाँ पर होता है, तो दोनों में जो अग्रणी स्टेट है, रिजर्व में भी उड़ीसा आगे है और प्रोडक्शन में भी उड़ीसा आगे है। तो यहाँ पर उड़ीसा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। चलिए एक एक करके जितने भी यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं उनके बारे में जान लीजिए। अनुच्छेद 143 क्या कहता है, तो ये भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 143 है, इसका अनुसार राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है। ठीक है ना, 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। 148 में क्या है, तो इसके बारे में जान लीजिए। 148 जो है ना, यह आपका ये CAG जो है, जिसको कैग बोलते हैं, CAG हिंदी में इसको बोलते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति से संबंधित है। इसकी नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, 149 में क्या है, तो 149 में जो है फ्रेंड्स, वो आपका CAG का जो आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, उसके कर्तव्य और शक्तियाँ हैं 149 में। और 155 जो है ये राज्यपाल से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ चौथा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भी मैंने आपको बता दिया, क्लियर, याद रखिएगा। चलिए देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है। ठीक है ना, इसके बारे में जान लीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है ना, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है, याद रखिएगा। और ये आपके मानवाधिकार राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, मानवाधिकार की सुरक्षा पर ये केंद्रित है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, सबसे पहले तो जान लीजिए कि अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो 1997 में इनको किया गया था। ठीक है ना, 1997 में। और देखिए अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। अगर एग्जाम में पूछता भी है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा किसके, अरुंधति रॉय की है। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कि देखिए बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन हैं, तो उनका नाम याद रखिएगा, VS नैपॉल हैं। इन ए फ्री स्टेट के लिए जो है इनको 1971 में VS नैपॉल को बुकर अवार्ड दिया गया था। तो इतने सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा कि 1793 में, यहाँ में बना लीजिए, 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती,
ठीक है ना। एक आपकी भू राजस्व की व्यवस्था थी, अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए ये अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 1793 में। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू किया गया। ठीक है, जिसके तहत जमींदारों को अगर बात करें जमींदारों को जो है भू राजस्व का लगभग 90% यानी कि 10/11 भाग, ठीक है, जमींदारों को कंपनी को देना होता था। ठीक है ना। और 10% यानी कि 1/11 भाग अपने पास रखना था। ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी अस्थायी बंदोबस्त थी, इसकी योजना जॉन शोर ने बनाई थी। ये प्रश्न बनता है, जॉन शोर ने इसकी योजना बनाई थी, जॉन शोर ने। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। और इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। ठीक है। अच्छा, बात यहाँ पर कॉर्नवालिस की आई हुई है, तो थोड़ा कॉर्नवालिस के बारे में जान लीजिए। देखिए, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, भारत में सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में इस तरह से BRO लिखा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? BRO की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, BRO का फॉर्मेशन हुआ था 1960 मई में। ठीक है ना, 7 मई 1960 को, 7 मई 1960 को। ठीक है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। क्लियर, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहाँ पर है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर देखिए क्या है, उसके बारे में पूछा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने रेलवे में देखा होगा, अगर आप कहीं रेलवे की यात्रा करते हैं तो देखिए डब्बों पर कॉनकोर लिखा होता है, इस तरह से CONCOR, और हिंदी में जिन्होंने पढ़ा होगा इस तरह से कॉनकोर पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो यही है ये कॉनकोर। ठीक है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और देखिए इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1988 में हुआ था। और फ्रेंड्स, ये आपका रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न PSU है। ठीक है ना, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? तो ऑलरेडी मैंने आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में मैंने बताया है। देखिए इनपुट जो है इसमें से कौन सा है आपका? तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन। तो यहाँ पर देखिए स्कैनर दे रखा है। ठीक है, बाकी ये सब आपके आउटपुट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण। अच्छा, न्यूटन की गति की दूसरा नियम की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, वस्तु के मोमेंटम यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। अगर हम दूसरे रूप में इसको व्यक्त करना चाहते हैं तो देखिए, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि F = ma यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? कंदरिया महादेव मंदिर, बताइए। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये संबंधित किससे है? तो ये खजुराहो मंदिर समूह से, मध्य प्रदेश में है ये। और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है ये आपके किसने करवाया था? तो चंदेल वंश के शासक करवाया था। चंदेल वंश के शासक, उनका नाम है धंगदेव। ठीक है ना, धंगदेव ने करवाया था, याद रखिएगा। अच्छा, महाबलीपुरम मंदिर जो है ये आपके कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये आपके तमिलनाडु में है। पल्लव शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है और एलोरा की गुफा मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो एलोरा, एलिफेंटा, ये सब महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष और इसे कैसे सही किया जा सकता है? अब यहाँ पर देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो इसका मतलब क्या है? कौन सा उसे दृष्टि दोष है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यानी कि उसको निकट दृष्टि दोष है और उसको अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा इसको, मायोपिया भी बोला जाता है, याद रखिएगा मायोपिया। और इसमें होता क्या है? तो निकट दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, इसकी फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है।
जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक इसके विपरीत जो है यह आपका दीर्घ दृष्टि दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक इसके विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, लेंस की गोलाई कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है। इसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, और उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत से मयूर सिंहासन पीकॉक थ्रोन कौन लेकर के गया था। मयूर सिंहासन जो है उस पर इसको तख्ते ताउस कहा जाता है और शाहजहां पहला शासक था, मुगल शासक इस पर बैठने वाला, उसी ने बनवाया था तख्ते ताउस को, यानी कि पीकॉक थ्रोन को, मयूर सिंहासन को। और देखिए फ्रेंड्स 1739 में जो है नादिर शाह ने अफगानिस्तान जो ईरान का नादिर शाह था वो आपका इंडिया पर आक्रमण किया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। ठीक है ना, और उसको जो है लेकर के फिर चला गया। तो यहाँ पर देखिए नादिर शाह राइट आंसर हो जाएगा। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर के गया था, तो नादिर शाह लेकर के गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य, देखिए भारतीय मानक ब्यूरो, जिसको कि हम लोग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हम लोग BIS बोलते हैं, BIS का नहीं है। BIS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। हो सकता है फुल फॉर्म देकर के रेलवे में पूछ लिया जाए। तो इसका कार्य इसमें से कौन सा नहीं है बताइए। तो एक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, बताइए कौन सा इसमें से इसका कार्य नहीं है। अच्छा, BIS के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, और 1986 में इसको स्थापित किया गया था, 1986 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा। और खाद्य उद्योग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक प्रक्रियाएं निर्धारित करना, ये आपका BIS का कार्य नहीं है। ठीक है ना, इसका कार्य है प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन, भारतीय मानक तय करना और उन्हें मान्यता जो है प्रदान करना, उनका प्रचार करना, और भारतीय और विदेशी उत्पादनकर्ताओं के लिए उत्पाद प्रमाणन। तो ये कार्य है। ठीक है ना, तो ये सब कार्य हैं। ऑप्शन पहला जो होगा ये कार्य इसका नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रश्न रिपीट होता है हर एग्जाम में, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इसको जाइगोट कहा जाता है, इसको युग्मनज कहा जाता है, इसको जाइगोट कहा जाता है, एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ध्यानपूर्वक इसका आंसर दीजिएगा। भारत सरकार के निम्नलिखित में से देखिए किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। तो इसका नाम है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, यानी कि पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है तिब्बत में मानसरोवर झील से हुई है। तो यहाँ पर देखिए मानसरोवर राइट आंसर हो जाएगा। मानसरोवर के चामुंगडुंग ग्लेशियर से हुई है, मानसरोवर के चामुंगडुंग ग्लेशियर से हुई है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और यारलुंग सांगपो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, याद रखिएगा यारलुंग सांगपो। ठीक है ना, यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से के लिए तिब्बती नाम है, तिब्बती नाम। ठीक है ना। और देखिए अरुणाचल में जो है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जमुना के नाम से। तो ये सारा पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र को लाल नदी भी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को लाल नदी भी, भारत में लाल नदी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, लाल नदी भी कहा जाता है। क्लियर। और फ्रेंड्स एक और लाल नदी की बात आई हुई है, तो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए असम को जो है, असम को, किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो ये असम को जाना जाता है।
असम को जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर मानसरोवर झील राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा कि समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। बताइए राइट आंसर क्या होगा। समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बताइए फटाफट। तो देखिए ऐसे परमाणु होते हैं समस्थानिक जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या इनका भिन्न भिन्न होता है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। हो सकता है उस समय ये चर्चा में रहे हों, करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया हो, लेकिन अब एक तरह का ही स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत जी किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये फ्रेंड्स मणिपुरी से, ठीक है ना, मणिपुरी याद रखिए आप। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। बताइए कौन संभालता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है, तो फ्रेंड्स ये संभालते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वायु चंद्रचूड़ हैं, ठीक है ना, DY चंद्रचूड़, धनंजय वाई चंद्रचूड़, ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ चंद्रचूड़ हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है अगला जो आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका नाम संजीव खन्ना है, ठीक है ना। जल्द ही ये आपका DY चंद्रचूड़ का टर्म जो है कार्यकाल समाप्त होने वाला है और संजीव खन्ना, ठीक है ना, और कौन, तो संजीव खन्ना अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे, संजीव खन्ना याद रखिएगा इनको, ठीक है। चलिए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद इब्न बतूता, आपको सिर्फ इब्न बतूता याद रखना है, किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा किया था। तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये कहाँ के यात्री था, तो ये मोरक्को का यात्री था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, क्योंकि ये यात्री और लेखक भी था, प्रसिद्ध पुस्तक है रहला, ठीक है ना, रहला, ये आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है रहला। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये हुआ था कब, 5 मार्च 1931 को, ठीक है ना, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। और ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि इसी में जो है गांधी इरविन समझौता में इन्होंने जो है सविनय आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया। उसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए थे गांधी जी। तो यहाँ पर आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। पहला 1930 में हुआ था, पहला, दूसरा और तीसरा 1932 में हुआ था। तो ये क्रम याद रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्वाट्रो प्रो, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा गया क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वाट्रो प्रो, तो फ्रेंड्स ये एक तरह का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, स्प्रेडशीट, इसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था। 3 चरण वाला बताइए। तो देखिए दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों की मोनाजाइट बालू में पाए जाने वाले यूरेनियम और थोरियम के भंडार के उपयोग के माध्यम से देश की दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए 1950 के दशक में होमी जहांगीर भाभा के द्वारा भारत का 3 चरण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा होमी जहांगीर भाभा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, होमी जहांगीर भाभा 1948 में स्थापित भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के ये पहले अध्यक्ष हैं। ऑलरेडी इनके बारे में हमने लगभग हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना, और हमने पूरी डिटेल में आपको पहले भी डिस्कस करा दिया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है। इनमें से बताना है, बताइए कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है। तो फ्रेंड्स ये आपका ग्रांड नहर है, ठीक है ना, ये आपका बीजिंग और हांगजू में है ग्रांड नहर, यानी कि चीन में पड़ता है ग्रांड नहर, ठीक है, याद रखिएगा, बीजिंग और हांगजो के बीच में स्थित है ये ग्रांड नहर। ये दुनिया की सबसे लंबी जो है, ठीक है ना, नहर है, क्लियर है, याद रखिएगा। 2014 में विश्व विरासत पर सम्मेलन के दौरान इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया 2014 में। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है हमारा कि किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है।
क्या बनने की, किसी लोक सेवक को क्या बनने की अनुमति नहीं है, बताइए। तो सांसद बनने की अनुमति नहीं है, ठीक है ना, सांसद बनने की अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। पौधे की वृद्धि, तो पौधे की वृद्धि नापता है ये आपका कौन सा उपकरण है, तो फ्रेंड्स ये क्रेस्कोग्राफ है। इसका आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने किया था, ठीक है ना, जगदीश चंद्र बसु या जगदीश चंद्र बोस इन्होंने किया था। अच्छा, बोलोमीटर से क्या मापा जाता है, तो उसमें विकिरण मापा जाता है, ठीक है। क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो क्रोनोमीटर जो है फ्रेंड्स, इसका उपयोग आर्द्रता और वायुदाब में भिन्नता के बावजूद समय को सटीक रूप से मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये हृदय से संबंधित है, कार्डियोग्राफ। चलिए, इनमें से देखिए किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से किया गया था और इसे 1959 में इसमें उत्पादन शुरू हुआ था। बताइए कौन सा इस्पात संयंत्र है जिसकी स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था और 1959 में इसमें उत्पादन का कार्य स्टार्ट हुआ था। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका भिलाई इस्पात संयंत्र है, ठीक है ना, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा ये आपका कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये आपका भिलाई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भिलाई है, ठीक है। राउरकेला उड़ीसा में है, ये क्लियर। बोकारो झारखंड में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। चलिए, उसके बाद देखिए इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब देखिए मिल्कमैन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी शायद कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र सिंह को, और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है जादव पायंग को, जादव पायंग को कहा जाता है, जादव पायंग को, ठीक है ना, अंग्रेजी में लिखता हूँ, जादव पायंग को कहा जाता है, जादव पायंग को। वाटरमैन, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, और टाइगर मैन ऑफ कैलाश सांखला को, और मिल्कमैन ये कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। इन्हीं के जो है प्रयास से जो आपकी दुग्ध क्रांति हुई थी, श्वेत क्रांति हुई थी भारत में, श्वेत क्रांति के जनक हैं ये। चलिए देखिएगा कि इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर के 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत की कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की थी। ये कौन थे, बताइए, ये कौन थे, तो फ्रेंड्स ये फ्रांसिस बुकानन थे, ठीक है ना, फ्रांसिस बुकानन। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इन्होंने जो है 1794 से 1815 तक जो है बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया था और ये भारत के लिए बहुत सारे विविध क्षेत्रों में भी इन्होंने सर्वेक्षण और खोज किया था। चलिए, वेल्थ ऑफ नेशंस जो है किसकी पुस्तक है। कल ही वाले सेशन में मैंने बताया था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, और इन्हीं की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ की, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी, तो फ्रेंड्स ये आपकी भीमबेटका में, ठीक है ना, भीमबेटका में पाई जाती है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। अच्छा, एलिफेंटा महाराष्ट्र में है, और जो बाघ की गुफाएं हैं ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखिए, हो सकता है प्रश्न बन जाए कि ये कहाँ पर है बाघ गुफाएं, तो मध्य प्रदेश में। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी एलिफेंटा में नहीं, ये भीमबेटका में पाई जाती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पर, तो ये भीमबेटका में, ये राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा ये आखिरी क्वेश्चन है, सेशन हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसका आंसर फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताइए कि दिए गए विकल्पों में असंगत विकल्प का चयन करें, कौन सा इसमें से असंगत है। सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए इस सेशन को।